स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 11 से 20। रात का 1 बज चुका था। अंधेरी रात में बायहू घबराहट के साथ गोकेजुए के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बायहू को एहसास हुआ कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया था। वह तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ी, गोकेजुए के पास आए और पूछा, बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें अभी और ज़्यादा शिकार करना चाहिए। इन छोटी मछलियों को निगलने से ज़्यादा सुधार नहीं होगा। मैं एक बंदर चिड़ियाघर को जानता हूं जहां कम से कम 20 या 30 वेरिएंट रैंक, 3 ईविल स्पिरिट रैंक और 1 पीक ईविल स्पिरिट रैंक वाले उत्परिवर्ती म्यूटेटेड बंदर हैं। चलो पहले उन्हें खत्म करते हैं। गोकेजुए की दौड़ने की गति बहुत तेज थी, जो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही थी। आज रात उसे और अधिक शक्तिशाली बनना ही होगा। बायहू ने उसे सूचित किया, बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, वह जगह पहले से ही एक विशाल शरण स्थल बन चुकी है। तुमने क्या कहा? गोकेजुए ने ये शब्द सुने और एक पल के लिए उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। जहां तक उसे पता था, उस बंदर चिड़ियाघर में किसी के लिए भी शेल्टर बनाना असंभव था। आखिर चल क्या रहा था? गोकेजुए ने जल्दी से अपनी यादों को खंगाला, लेकिन उसे ऐसी कोई याद नहीं मिली। बायहू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी उसी दिशा से आई हूँ। वह किले जैसा एक शेल्टर है, जिसकी दीवारें 200 मीटर ऊंची हैं और आसमान को ढकता हुआ बिजली का जाल है। हम वहां बिल्कुल नहीं घुस सकते। पुनर्जन्म रीबर्थ से पहले की मेरी यादों में ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आया हो और वह बहुत अमीर व्यक्ति हो? गोकेजुए को संदेह हुआ कि किसी और का भी उसकी तरह पुनर्जन्म हुआ है। वह देखना चाहता था कि वह किस तरह का शेल्टर है। यदि संभव हो तो क्या वह उस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है। सर्वनाश अपोकलिप्स के समय में कोई नैतिकता, व्यवस्था या कानून की बात नहीं करता। सब कुछ ताकत के बल पर तय होता है। लगभग 10 मिनट बाद, वाकई जो जगह कभी चिड़ियाघर थी, अब वह सर्वनाश के दौर की एक किले जैसी इमारत बन चुकी थी। 200 मीटर ऊंची मोटी दीवारों को शायद 6 या 7वीं रैंक के उत्परिवर्ती राक्षस भी नहीं तोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, दीवारों के ऊपर न केवल बिजली पैदा करने वाली पवन चक्कियां थीं, बल्कि 100,000 वोल्ट का बिजली का जाल भी था। 40 से 50 हजार वर्ग मीटर में फैले इतने बड़े किले को बनाने में क्या दसियों अरबों का खर्च नहीं आएगा। इंसान वाकई कमाल के हैं। ये शेल्टर अलौकिक शिल्प कौशल का एक नमूना है, बायहू ने देखते हुए थोड़े ईर्ष्यालु भाव से कहा। शेल्टर की बाहरी दीवारों के चारों ओर हजारों उत्परिवर्ती राक्षस दहाड़ रहे थे। वे ऊपर चढ़ना चाहते थे, लेकिन केवल 10 मीटर चढ़ने के बाद ही वे दीवारों पर लगी बिजली की लोहे की चादरों से झुलस गए और बाहर से कुरकुरे व अंदर से नरम होकर ढेर हो गए। आसमान में पक्षी और कीड़े जैसे उत्परिवर्ती जीवों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बिजली के जाल से टकराकर रुक गए, जिससे चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। आखिर यह कौन है? गोकेजुए ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, अपनी जेब से फोन निकाला, समय देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां वास्तव में नेटवर्क था, सैटेलाइट नेटवर्क। इससे वह और भी हैरान हो गया। उसे याद था कि उसके पिछले जीवन में साम्राज्य अंपायर ठप हो गया था और सैटेलाइट नेटवर्क आधे महीने से अधिक समय बाद सक्रिय हुआ था। इन सभी अजीब घटनाओं ने गोकेजुए को बहुत डरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस शेल्टर के मालिक ने साम्राज्य को उत्परिवर्ती सर्वनाश के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था? तभी सैटेलाइट नेटवर्क का इतनी जल्दी सक्रिय होना समझ में आता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही गोकेजुए ने अपना फोन देखना खत्म किया, वैसी ही आवाज आई। अचानक शहर के बाहर सैकड़ों लड़ाकू विमानों की दहाड़ क्लाउड सिटी में सुनाई दी और फिर उन्होंने अपने थर्मल इमेजिंग रडार स्कैन को सक्रिय कर दिया। थर्मल इमेजिंग रडार स्कैन के तहत मनुष्यों और राक्षसों के बीच अंतर करना आसान था। बूम! लड़ाकू विमानों के बेड़े ने जीवित बचे लोगों सर्वाइवर्स के इकट्ठा होने के स्थानों को बचाया और बमबारी शुरू कर दी। कांव कांव, दहाड़। हालांकि बेड़े को जल्द ही उड़ने वाले उत्परिवर्ती जीवों के हमलों का सामना करना पड़ा। भयानक पक्षियों और कीड़ों के झुंड पागलों की तरह बेड़े की ओर झपट पड़े। कुछ ही समय में आग की लपटें उठने लगीं और लड़ाकू विमान गिरने लगे। इस सर्वनाश में एक और पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के होने से यह मेरे पिछले जीवन से अलग लग रहा है। गोकेजुए ने आग से भरे आसमान की ओर देखा, सिर हिलाया, अपना फोन खोला, हुइन में प्रवेश किया और क्लाउड सिटी जू शेल्टर खोजा। संबंधित वीडियो तुरंत सामने आ गए। ये 2 महीने पुराने वीडियो थे। हेंग्यू ग्रुप की चेयरवुमन मू किंगक्सू ने भारी खर्च किया, क्लाउड सिटी के सबसे बड़े बंदर चिड़ियाघर को खरीदने के लिए अरबों का निवेश किया और मात्र 2 महीनों के भीतर एक विशाल शेल्टर बनाया। यह महिला लगभग निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेकर आई है और वह मुझसे 2 महीने पहले ही वापस आ गई थी। गोकेजुए ने इन वीडियो को देखा और उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है। इसके अलावा उसने साम्राज्य को भी सूचित कर दिया था कि उत्परिवर्ती सर्वनाश आने वाला है।
इस प्रकार ये समझ में आ गया कि सैटेलाइट नेटवर्क इतनी जल्दी क्यों सक्रिय हो गया था। बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, आपके पास इंसानों वाला फ़ोन है। बायहू ने गुकिजुए को इतनी कुशलता से फ़ोन चलाते देखा तो वह एक पल के लिए झिझक गई। गुकिजुए ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वीडियो देखना जारी रखा। उसने साम्राज्य द्वारा जारी एक समाचार वीडियो देखा। उत्परिवर्ती सर्वनाश आ चुका है, जिससे मानवता को भारी नुकसान हुआ है। यदि आप अभी भी जीवित हैं तो कृपया जितना संभव हो उतना छिप जाएं और साम्राज्य की सेना द्वारा बचाव की प्रतीक्षा करें। इस सर्वनाश में मनुष्यों के बीच सुपर मार्शल आर्टिस्ट जागृत अवेकन हुए हैं। साम्राज्य इन सुपर मार्शल आर्टिस्टों से अनुरोध करता है कि वे हमारी मानवता के भविष्य को बचाने के लिए सेना के बचाव कार्यों में शामिल हों। आपसी लड़ाई केवल मानवता के अंत को तेज करेगी। इस विनाशकारी आपदा से उबरने के लिए मानवता को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के बाद गुकिजुए ने क्लाउड सिटी के लिए सर्च किया। निश्चित रूप से क्लाउड सिटी का भी एक साम्राज्य वीडियो था। क्लाउड सिटी के सुपर मार्शल आर्टिस्टों को नमस्कार, मैं लिन तियानदो हूँ, क्लाउड सिटी सैन्य क्षेत्र का प्रभारी। इस सर्वनाश के बारे में हमें वास्तव में पहले से आभास था, लेकिन हम इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। फिर भी हमने तैयारियां की। अब तक हमारे क्लाउड सिटी ईस्ट सबअर्बन सैन्य क्षेत्र ने सभी उत्परिवर्ती राक्षसों का सफाया कर दिया है और 30 लाख मनुष्यों के रहने लायक एक भूमिगत शेल्टर बनाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि क्लाउड सिटी के सभी मनुष्य हमारे बचाव प्रयासों में शामिल होंगे और राक्षसों के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। हम सभी सुपर मार्शल आर्टिस्टों की भर्ती करते हैं, किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे और मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी दुष्ट व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। वीडियो देखते हुए गुकिजुए के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह मू किंगक्सू से नहीं डरता था, भले ही वह पुनर्जन्म लेकर आए हो। उसके पुनर्जन्म से गुकिजुए के खुद के परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यदि वह अपने पिछले जीवन में एक सुपर मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जागृत हो सकता था तो वह इस जीवन में भी निश्चित रूप से जागृत हो पाएगा। पिछले जीवन में गुकिजुए ने मू किंगक्सू का नाम सुना था। वह एम्परर रैंक सुपर मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जागृत हुई थी और पुनर्जन्म के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए। एकमात्र अंतर यह था कि उसने एक शेल्टर बनाया था। गुकिजुए को विश्वास नहीं था कि वह उसकी तरह पागल हो सकती है, जो दूसरी शक्तिशाली चीजों को निगल दबा सके। भले ही उसने ऐसा किया हो, वह उसके जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती थी, क्योंकि पिछले जीवन का ब्लैक ड्रैगन इस ग्रह की युद्ध शक्ति की चरम सीमा कॉम्बैट पावर सीलिंग था। एक की लड़ाई में एक अजेय अस्तित्व। बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, चलिए शिकार करते हैं और अधिक शक्तिशाली बनते हैं। हम इस शेल्टर में नहीं घुस सकते। बायहू ने देखा कि गुकिजुए की आंखों में चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो, और उसने धीरे से यह बात कही। गड़गड़ाहट। जैसे ही बायहू ने अपनी बात पूरी की, शेल्टर का भारी लोहे का दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुला और फिर 100 से अधिक सुपर मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकल आए। किले जैसे इस शेल्टर के भीतर का निर्माण बहुत ही शानदार और विलासी था। बिजली के स्रोतों में सौर जनरेटर और पवन ऊर्जा शामिल थे। सुरक्षा के उपायों को भी अधिकतम स्तर तक बढ़ाया गया था। जमीन को कंक्रीट और स्टील से मजबूत किया गया था ताकि जमीन खोदकर आने वाले उत्परिवर्ती जीव म्यूटेटेड क्रीचर्स अंदर न घुस सकें। इसके अलावा यहाँ दैनिक ज़रूरतों के सामान बनाने वाली कई छोटी फैक्ट्रियाँ भी थीं। पानी के स्रोत भी प्रचुर मात्रा में थे और कई कुएं खोदे गए थे। साथ ही यहाँ धान के 10 से अधिक खेत भी थे। जहाँ बाहरी दुनिया पूरी तरह अराजक थी, वहीं इस शेल्टर के भीतर सद्भाव का नज़ारा था। गड़गड़ाहट। तभी शेल्टर का भारी लोहे का दरवाज़ा गड़गड़ाहट के साथ खुला और 100 से अधिक सुपर मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकल आए। सुपर मार्शल आर्टिस्टों का ये समूह बेहद शक्तिशाली था। बाहर निकलते ही उन्होंने वहां मौजूद उत्परिवर्ती जीवों का संहार करना शुरू कर दिया। क्या ये इंसानों के बीच के सुपर मार्शल आर्टिस्ट हैं? बायहू ने कौतूहल से पूछा। गुकिजुए चुपचाप देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। राक्षसों का सफाया करने के बाद सुपर मार्शल आर्टिस्ट उनके शवों को एक एक करके वापस शेल्टर के अंदर ले जाने लगे। वे उन राक्षसों के शवों को वापस क्यों ले जा रहे हैं? बायहू हैरान दिखी। गुकिजुए सब समझ गया था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि मू किंगक्सू पुनर्जन्म लेकर आई है। वे उन शवों को निस्संदेह इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि वे उत्परिवर्ती पेड़ म्यूटेटेड ट्रीज उगाने की कोशिश करना चाहते थे। दिलचस्प है, गुकिजुए ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चलो शिकार करते हैं और ताकतवर बनते हैं। जब भोर होगी तब एक और भी क्रूर संहार हमारा इंतजार कर रहा होगा। जब कल सूरज की रोशनी धरती को रोशन करेगी तो कई उत्परिवर्ती पेड़ उगाएंगे। उनसे मिलने वाले उत्परिवर्ती फल शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है, चाहे वह सुपर मार्शल आर्टिस्टों के लिए हो या गुकिजुए और उसके साथी के लिए। वह ये जानता था और मू किंगक्सू भी निश्चित रूप से यह जानती थी। शेल्टर के भीतर एक शांत और आलीशान विला के हॉल में, डिस्ट्रिक्ट चीफ लिन, मैं यहाँ केवल 1000 से थोड़े ज्यादा जीवित बचे लोगों को ही रख सकती हूँ।
10,000 बहुत मुश्किल है और भोजन की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। सोफे पर एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी जिसने टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसका शरीर सुडौल, चेहरा गोरा और अंडाकार था और उसके चारों ओर एक गरिमापूर्ण आभा थी। वह फोन पर बात कर रही थी। 1,000 भी ठीक है। जहां तक मुझे पता है आपने अपने पास कई सुपर मार्शल आर्टिस्टों को भर्ती किया है। क्या आप उन्हें एक संयुक्त बचाव अभियान में साम्राज्य की सेना की सहायता के लिए भेज सकती हैं? फोन पर आवाज़ रौबदार और गहरी थी। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। मैं मदद के लिए लोग भेज दूंगी। मू किंगक्सू तुरंत मान गई। डिस्ट्रिक्ट चीफ लिन ने बात खत्म की और फोन रख दिया। बॉस, मैं वापस आ गई हूँ। तभी वर्मिलियन बर्ड आर्मर पहने एक महिला बाहर से विला के अंदर आई। अगर गुकिजुए यहाँ होता तो वह उसे तुरंत पहचान लेता। वर्मिलियन बर्ड, पिछले जीवन में वह मानवता के शिखर योद्धाओं में से एक थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मू किंगक्सू उसे भी पहले ही भर्ती कर लेगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें वह ब्लैक ड्रैगन मिला? मू किंगक्सू ने पूछा। एक पुनर्जन्म लेने वाली के रूप में उस ब्लैक ड्रैगन के आतंक को मू किंगक्सू और गुकिजुए से बेहतर कोई नहीं समझता था। यदि उसे कमज़ोर रहते हुए खत्म नहीं किया गया तो बाद में उससे निपटना असंभव होगा। जू होंग्यू ने सिर हिलाया और कहा, बॉस, मैंने उस स्कूल के चारों ओर खोजा लेकिन कोई ब्लैक ड्रैगन नहीं दिखा। हालांकि लौटते समय मैंने सुना कि सेना की एक रिजर्व टीम का सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जिसकी पीठ से 2 ब्लैक ड्रैगन निकल रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वही ब्लैक ड्रैगन है जिसने रूप बदल लिया है। क्या वह अपना रूप बदल सकता है? मू किंगक्सू ये सुनकर चौंक गई। क्या उसने इतनी जल्दी शिकार करके थर्ड टियर, तीसरे स्तर तक पहुंच बना ली? जहां तक उसे पता था, इविल स्पिरिट रैंक से ऊपर के सभी उत्परिवर्ती जीव थर्ड टियर पर पहुंचने के बाद विभिन्न रूप बदल सकते थे। क्या उत्परिवर्ती जीव रूप भी बदल सकते हैं? जू होंग्यू हैरान थी। उत्परिवर्ती जीवों को भी श्रेणियों में बांटा गया है: साधारण, ट्रू सीड, वेरिएंट सीड, इविल सीड और कैलेमिटी लेवल। इविल सीड रैंक के जीव थर्ड टियर तक पहुंचने के बाद अपना रूप बदल सकते हैं। मू किंगक्सू ने आह भरते हुए कहा, अभी भी बहुत देर हो चुकी है। जैसा कि उम्मीद थी, वह इस सर्वनाश का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। टिंग टोंग। अचानक डिस्ट्रिक्ट चीफ लिन ने मू किंगक्सू के फोन पर एक वीडियो भेजा और पूछा, बॉस मू, क्या आपने कभी इन 2 जीवों को देखा है? क्या ये इंसान हैं या उत्परिवर्ती जीव? मू किंगक्सू ने वीडियो देखा। वीडियो में सफ़ेद बालों और खून जैसी लाल आंखों वाला एक आदमी था जिसकी पीठ से 2 भयानक ब्लैक ड्रैगन निकल रहे थे और साथ में 9 पूंछों वाली एक महिला थी। वे 10 सुपर मार्शल आर्टिस्टों का बेरहमी से संहार कर रहे थे। बॉस, सेना की टीम ने जिस आदमी का जिक्र किया था वह यही है, जू होंग्यू ने तुरंत कहा। मू किंगक्सू ने माथा से कोड़ा। उसकी याद में ब्लैक ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था और वह कभी भी इंसान का रूप नहीं धरता। उलझन में उसने जवाब दिया, डिस्ट्रिक्ट चीफ लिन, वह लोमड़ी निश्चित रूप से एक उत्परिवर्ती जीव है, लेकिन मुझे उस सफ़ेद बालों वाले आदमी के बारे में यकीन नहीं है। उस आदमी ने मेरे पोते की हत्या की है। वह अरोरा के स्टार ब्लू महाद्वीप से गुजरने के ठीक बाद दिखाई दिया था। लिन ने धीमी आवाज़ में संदेश भेजा। क्या वह अरोरा के तुरंत बाद दिखा? मू किंगक्सू हैरान थी। शाम 5:30 बजे वह स्कूल के गेट पर दिखा और मेरे पोते की हत्या कर दी। बॉस मू, मैं चाहता हूं कि आप उसे मार दें, चाहे वह राक्षस हो या इंसान। उसे अभी मारना असंभव है। चाहे कितने भी सुपर मार्शल आर्टिस्ट जाएं, वे बस अपना बलिदान देंगे। हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा, मू किंगक्सू ने उत्तर दिया। उत्परिवर्ती जीव शिकार करके अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि सुपर मार्शल आर्टिस्टों को सूर्य की रोशनी या उत्परिवर्ती फल की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। क्लाउड सिटी के सैटेलाइट उसे ट्रैक करेंगे। वीडियो बंद करने के बाद मू किंगक्सू बड़बड़ाए, क्या उस ब्लैक ड्रैगन ने इतनी जल्दी विकास कर लिया? सिर्फ आधे घंटे में थर्ड टियर और रूप परिवर्तन। उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। बॉस, उनमें और पौराणिक राक्षसों डीमंस में क्या अंतर है? जू होंग्यू के लिए ये सब किसी चमत्कार जैसा था। इविल सीड और कैलेमिटी लेवल के जीव वास्तव में राक्षसों से अलग नहीं हैं। मू किंगक्सू ने आह भरी, अगर मानवता एकजुट नहीं हुई तो हम विलुप्त हो जाएंगे। समुद्र इस महाद्वीप का 71% हिस्सा कवर करता है और वहाँ के उत्परिवर्ती जीवों की संख्या इतनी है कि इंसान उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मू किंगक्सू को एहसास हुआ कि पुनर्जन्म के बाद भी वह शायद कुछ बड़ा नहीं बदल पा रही है। वह केवल साम्राज्य को तैयार कर सकती थी ताकि नुकसान कम हो। चूंकि उनके पास इंसानी बुद्धि है, तो क्या हम उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते? जू होंग्यू ने कहा, वैसे भी ये जीव आपस में भी एक दूसरे को खाते हैं। मुझे लगता है कि हमें इविल सीड और कैलेमिटी लेवल के जीवों के साथ सहयोग की कोशिश करनी चाहिए। सच कहूं तो मैं भी यही सोच रही थी। मू किंगक्सू की आंखों में एक चमक आए और उसने कहा, और मेरे पास पहले से ही सहयोग के लिए एक लक्ष्य है। सुबह के 5 बज रहे थे, भोर होने ही वाली थी। भूमिगत बॉक्सिंग एरेना, अंडरग्राउंड बॉक्सिंग अरेना।
झाओ हो, झांग फैंग, ली सी, डेंग तियान, वू जियाओ और तांग हुआंग, ये पांचों सुपर मार्शल आर्टिस्ट अपने साथ भर्ती किए गए 3 नए साथियों के साथ वापस लौट आए थे। उस रात उन्हें संसाधन के रूप में ज्यादातर शुद्ध पानी प्यूरिफाइड वाटर ही मिला था। ऐसे खौफनाक मालिक के साथ रहने पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। बॉस, क्या सच में हमें उस राक्षस के पीछे चलना होगा और उसे अपना गुरु मानना होगा? डेंग तियान ने अनिच्छा से कहा, जिसने अब तक गो की जुए का आतंक नहीं देखा था। तांग हुआंग ने हिंसक तेवर दिखाते हुए कहा, हाँ क्यों? कैसा रहेगा अगर जब वह वापस आए तो हम सब मिलकर उसे मार डालें? तुम उसे मारना चाहते हो तो खुद कोशिश कर लो, मुझे अपनी मौत में मत घसीटो। झाओ हू ठंडी हंसी हंसा, चाहे जो हो जाए मैं उसका दुश्मन नहीं बनूंगा। उम्मीद है कि तुम लोग भी मेरी बात मानोगे। हमारे जैसे तथाकथित सुपर मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने चींटियों से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या वह वाकई इतना शक्तिशाली है? वू जियाओ ने झिझकते हुए पूछा। झांग फैंग और लीसी ने एक साथ कहा, शक्तिशाली से कहीं बढ़कर वह अविश्वसनीय रूप से असामान्य एबनॉर्मल है। तांग हुआंग ने सिगरेट जलाई और एक लंबा कश खींचकर कहा, अगर ऐसी बात है तो उसे मारने की बात छोड़ो। अगर वह वाकई इतना अद्भुत है तो उसके पीछे चलने में ही हमारी भलाई है। वू जियाओ ने विचारमग्न होकर कहा, राजधानी की दियुंग ग्रुप ने भी कदम उठाया है और वे सुपर मार्शल आर्टिस्टों को इकट्ठा कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग उनकी बात मानेंगे। हमारे लिए ऐसा शक्तिशाली बॉस होना कोई बुरी बात नहीं है। झाओ हू ने सिर हिलाया, सही कहा, दियुआन ग्रुप में शामिल होकर खुद पर उनका नियंत्रण थोपना हमारे लिए असंभव है। चाहे जो भी हो, उसमें गू की जुए को धोखा देने की हिम्मत नहीं थी। न केवल उस दानव जैसे आदमी की ताकत अजेय थी, बल्कि उसे भविष्य की बहुत जानकारी भी थी। जब वे बातें कर रहे थे तभी हॉल का मुख्य दरवाजा बाहर से खुला। आवाज सुनकर सबने एक साथ उधर देखा। गू की जुए ने व्हाइट फॉक्स सफेद लोमड़ी के साथ तेजी से प्रवेश किया। मालिक, झाओ हू ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। बाकी लोगों ने भी सम्मान में मालिक कहा, जबकि उनकी नज़रें गो की जुए और उसके पीछे खड़ी व्हाइट फॉक्स पर टिकी थीं। व्हाइट फॉक्स ने इन इंसानी योद्धाओं को देखा और उसके मन में संदेह पैदा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ब्लैक ड्रैगन किंग इंसानों के इतने करीब क्यों है। ये लोग तो उसे मालिक तक कह रहे थे। वहीं झाओ हू और अन्य लोग व्हाइट फॉक्स को देख हैरान थे। उन्हें अपने मालिक की पहचान पर और गहरा संदेह होने लगा, क्या वह वाकई इंसानी रूप में एक ब्लैक ड्रैगन था? गोकीजुए ने उनकी ओर देखकर सिर हिलाया और फिर उसकी नज़र जमीन पर रखे शुद्ध पानी के ड्रमों पर पड़ी। उसने एक ड्रम उठाया और एक ही सांस में काफ़ी पानी पी गया। 3 ड्रम खाली करने के बाद वह संतुष्ट हुआ। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजूबा हो। बाहर कई घंटों के शिकार के बाद गोकीजुए अब थर्ड ऑर्डर के अंतिम चरण लेट स्टेज पर पहुंच चुका था। व्हाइट फॉक्स थर्ड ऑर्डर के मध्य चरण मिडिल स्टेज पर थी। वह औरत कहाँ है? वह अभी तक वापस नहीं आई। गोकीजुए ने ड्रम नीचे रखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। उसने देखा कि 3 नए योद्धा तो आए हैं, लेकिन पहले वाली महिला गायब थी। झाओ हू ने आगे आकर जवाब दिया, वह अभी तक नहीं लौटी है, लेकिन मुझे पता है कि वह कौन है। वह न्यू गॉड ग्रुप के चेयरमैन चू बेक्सुआन की बेटी चू मेंगक्सी है। उससे संपर्क करो। अगर वह आधे घंटे में वापस नहीं आई तो मैं उसे मार डालूंगा। गोकीजुए सोफे पर बैठ गया और सिगरेट निकाली। झाओ हू ने तुरंत लाइटर निकालकर उसे आग दिखाई और कहा, ठीक है, मेरे पास चू बेक्सुआन का वेचेट है, मैं अभी संपर्क करता हूँ। उसने संदेश भेजा और कुछ ही देर बाद जवाब आया। चू बेक्सुआन ने सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, बस मरने का इंतजार करो। मालिक, चू बेक्सुआन ने कहा है कि हम अपनी मौत का इंतजार करें। झाओ हू का चेहरा काला पड़ गया और उसने फोन गोकीजुए की तरफ घुमा दिया। अहंकारी, उसकी लोकेशन निकालो। भोर होने में अभी 1 घंटा बाकी है, पहले उन्हीं से निपटते हैं। गोकीजुए ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन जब उन्होंने इसकी कद्र नहीं की तो मौत ही उनका अंजाम होगी। लोकेशन मिल गई, न्यू गॉड बिल्डिंग। व्हाइट फॉक्स, तुम इन्हें यूनिवान हाई स्कूल ले जाओ और जी शांग व दूसरों को इकट्ठा करो। मैं पहले चू बेक्सुआन से मिलने जाता हूँ। गोकीजुए बाहर निकलते हुए बोला, न्यू गॉड ग्रुप तैयार हो जाओ। उसने व्हाइट फॉक्स को उनके साथ इसलिए भेजा क्योंकि बिना किसी इविल सीड योद्धा के ये सुपर मार्शल आर्टिस्ट बाहर भटकते हुए अनगिनत राक्षसों के बीच टिक नहीं पाते। सब मेरे पीछे आओ। व्हाइट फॉक्स ने अपनी कातिलाना आंखों से उन इंसानों को देखा और बेरुखी से कहा। उसे इंसानों से कोई लगाव नहीं था, लगभग सभी जानवर रूपी उत्परिवर्ती जीव इंसानों के प्रति शत्रुता रखते थे। जैसे ही वे बाहर निकले, झाओ हू ने बातों बातों में पूछा, दीदी व्हाइट फॉक्स, आप और मालिक कैसे मिले? हम बस मिल गए। और तुम लोग, तुम जैसे कमजोरों में बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन को क्या पसंद आया होगा? व्हाइट फॉक्स की बातों में तिरस्कार भरा था। उसके लिए इन योद्धाओं को मारना पल भर का काम था।
तांग हुआंग और डैंग तियान को बुरा लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि व्हाइट फॉक्स को देखते ही आसपास के राक्षस डरकर भाग रहे हैं तो उनकी बोलती बंद हो गई। शायद इस लोमड़ी और उस ड्रैगन के सामने वे वाकई चींटियों जैसे ही थे। न्यू गॉड बिल्डिंग, भूमिगत शेल्टर। चुबेक्सुआन अपने स्टडी रूम में मूकिंगक्सू से फ़ोन पर बात कर रहा था। मूकिंगक्सू उसे अपने शेल्टर में बुलाना चाहती थी क्योंकि चुबेक्सुआन की ग्लटनी शक्ति सेंट रैंक की थी जो उसे एक बेहतरीन योद्धा बनाती। चुबेक्सुआन ने कहा, सच कहूं तो मैं भी आना चाहता हूं, लेकिन बाहर हर तरफ राक्षस हैं, पहुंचना मुश्किल है। मूकिंगक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं वर्मिलियन बर्ड को 50 एम्परर रैंक योद्धाओं के साथ आपको लेने भेज रही हूं। चुबेक्सुआन मान गया। वह जानता था कि मूकिंगक्सू का शेल्टर सुरक्षित है और वहां वे खुली हवा में सांस ले सकेंगे। ठीक है, 1 घंटे के भीतर वर्मिलियन बर्ड वहां पहुंच जाएगी। मैं आपका स्वागत करने का इंतजार करूंगी। न्यू गॉड ग्रुप, भूमिगत शेल्टर। पापा, मैंने बार बार सोचा है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ। वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। मूकिंगक्सू से बात खत्म करने के बाद चुमेंगक्सी ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आते हुए अपने लाल होठों को चबाते हुए कहा। चुबेक्सुआन ने यह सुनकर माथा सिकोड़ा और कहा, बकवास मत करो, चुपचाप यहीं रहो। हम अभी तुम्हारी आंटी मुंह के शेल्टर में जा रहे हैं। चुमेंगक्सी ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, ये ठीक है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। हालांकि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। स्टडी रूम से निकलने के बाद वह चुपके से वहां से निकल गई। वह अपनी वजह से अपने परिवार पर मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। कई घंटों के सोच विचार के बाद उसने यह फैसला लिया था। जब वह लिफ्ट में दाखिल हुई तब जाकर उसका बेचैन दिल थोड़ा शांत हुआ। जमीनी मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनकर मेंगक्सी ने अपना सुपर मार्शल कवच पहना और सावधानी से बाहर देखने गई। बाहर का नज़ारा देखकर उसे खुशी हुई कि उसने सही फैसला लिया था। उसने देखा कि एक 3 सिरों वाला विशाल अजगर, जो 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, गो किजुए के हाथों अपने 3 सिर कटवा चुका था। गर्म खून चारों तरफ बिखरा था और किजुए की पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन उसे निगलने दबाव लगे थे। मालिक, ये देखकर चुमेंगक्सी ने जल्दी से बाहर आकर आवाज दी। गो किजुए ने ऊपर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। वो बात ऐसी है मालिक, जब मैं कल रात घर गई तो रास्ते में बहुत सारे राक्षस मिले। लड़ते लड़ते मैं बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई। जागने के बाद मेरा पहला काम आपको ढूंढना ही था। चुमेंगक्सी ने यह सच बोलने की हिम्मत नहीं की कि वह घंटों तक कश्मकश में थी और फुसफुसाते हुए बोली, मालिक, आप खुद यहाँ क्यों आए? गो किजुए ने उपहास करते हुए कहा, जाहिर है मैं तुम्हारी जान लेने आया था, लेकिन चूंकि तुम अब यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। जाओ अपने पिता को बुलाओ और उसने जो कहा उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराने दो। यह, मालिक, क्या हुआ? मेरे पिता ने क्या कहा? मेंगक्सी चौंक गई। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी मौत का इंतजार करूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसमें इतनी काबिलियत है। गो किजुए एक ऐसा व्यक्ति था जो पुरानी बातें याद रखता था। उसके सामने बिना सोचे समझे बोलना भारी पड़ सकता था। मालिक, कृपया उन्हें माफ कर दें। मेरे पिता आपके तरीकों को नहीं जानते। कृपया दया करें। ये सुनकर मेंगक्सी घबरा गई और तुरंत घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। मेरे पिता भी एक सुपर मार्शल आर्टिस्ट हैं और कोई साधारण नहीं। वह निश्चित रूप से आपके दाहिने हाथ बन सकते हैं। मुझे डर है कि यह तुम्हारी केवल एक इच्छा मात्र है। तुम्हारे पिता के ऊंचे और घमंडी रवैये के साथ वह झुकेंगे कैसे? गो किजुए ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह मेरे पीछे चलने को तैयार हैं तो हर बात पर चर्चा हो सकती है। अगर नहीं तो मुझे उन्हें मारना होगा। जी, मैं उन्हें जरूर मना लूंगी। कृपया प्रतीक्षा करें, मालिक। भारी मन से मेंगक्सी वापस अंदर भाग गई। गो किजुए उसके पीछे अंदर नहीं गया। उसने एक सिगरेट जलाए और क्लाउड सिटी जॉइंट पांडा ब्रीडिंग रिसर्च बेस की ओर देखते हुए बुदबुदाया, कितनी अफसोस की बात है कि वह कैलेमिटी लेवल वाला राष्ट्रीय धरोहर पांडा म्यूटेशन के बाद भी अपने केयरटेकर के साथ है, वरना मैं उसे भी अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता। जब वह ये सोच रहा था, मूकिंगक्सू ने 20 मिनट पहले ही उस पांडा की केयरटेकर से संपर्क कर लिया था। मूकिंगक्सू के पास उसका नंबर पहले से था। अगर उसके शेल्टर में एक कैलेमिटी लेवल का पांडा सुरक्षा के लिए होता तो बाद में जब म्यूटेटेड फ्रूट्स के लिए जंग छिड़ती तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। आंटी झांग, मैं साम्राज्य के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। अगर आप क्यूट ट्रेजर को यहाँ लाती हैं तो आप मानवता की सेवा करेंगी। मूकिंगक्सू केयरटेकर से बात कर रही थी। चूंकि बॉस मू ऐसा कह रही हैं तो मैं क्यूट ट्रेजर और 100 से ज्यादा बचे हुए लोगों को लेकर आती हूँ। झांग ली मना नहीं कर सकी। ठीक है, मैं आंटी झांग, एक काम कीजिए, आप पहले न्यू गॉड ग्रुप जाए। वहां से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्यूट ट्रेजर की सुरक्षा में वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
चुबेक्सुआन से बात खत्म कर मू किंगक्सू ने समय देखा। भोर होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा है। उस समय क्लाउड सिटी में 9 अलग अलग जगहों पर म्यूटेटेड पेड़ उगेंगे। हर पेड़ पर 1 से 2,000 फल होंगे। अगर हम एक पर भी कब्जा कर लें तो बहुत अच्छा होगा। न्यू गॉड ग्रुप बिल्डिंग के बाहर गु किजुए ने 7-8 मिनट इंतजार किया। तभी चू मेंगक्सी अकेले बिल्डिंग से बाहर आए। उसने कवच नहीं पहना था और उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। उसे अकेला देखकर गु किजुए समझ गया कि क्या हुआ है। मालिक, अगर आप मेरे पिता की जान बख्श दें तो मेरा जीवन, चू मेंगक्सी का जीवन, अब से आपका है। मेंगक्सी ने दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर देखा। सिर्फ इस एक बार के लिए। अगर किसी और दिन उसने मेरी दुश्मनी मोल ली तो मैं खुद उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। गु किजुए ने बेरुखी से कहा, याद रखना जो तुमने कहा है। आज से तुम्हारी जान मेरी अमानत है। धन्यवाद मालिक, मेंगक्सी ने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है। उनके लिए मैं बस इतना ही कर सकती थी। वह जानती थी कि सामने वाला आदमी कितना शक्तिशाली है। वह अपने पिता के साथ मरना नहीं चाहती थी। तभी दूर सड़क से गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद 2 बड़ी बसें न्यू गॉड बिल्डिंग के बाहर आकर रुकीं। पहली बस की छत पर एक 11-12 साल का लड़का बैठा था, जिसने काले कपड़े पहने थे और जिसके सिर पर 2 पांडा के कान थे। गु किजुए ने उसे देखकर उसकी पहचान का अंदाज़ा लगा लिया। वह लड़का भी गु किजुए को देख रहा था और उसे इस आदमी से काफ़ी दबाव महसूस हो रहा था। लड़का 3rd टियर के शुरुआती चरण अर्ली स्टेज पर था, जबकि गु किजुए 3rd टियर के अंतिम चरण लेट स्टेज पर। इसके अलावा गु किजुए सबसे शक्तिशाली कैलेमिटी लेवल जीवों में से एक था। नमस्ते बड़े भाई, क्यूट ट्रेजर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। गु किजुए का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी केयरटेकर ने कहा कि हम यहाँ कुछ लोगों को लेने आए हैं और फिर साथ में शेल्टर जाएंगे। क्यूट ट्रेजर ने मासूमियत से सब बता दिया। गु किजुए ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, लोगों को लेने? न्यू गॉड ग्रुप के लोगों को? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन नहीं बनोगे, वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। गु किजुए ने क्यूट ट्रेजर को चेतावनी दी और चू मेंगक्सी के साथ वहां से चला गया। क्यूट ट्रेजर ने गु किजुए को जाते हुए देखा। उसी समय एक महिला बस से नीचे उतरी, जो बहुत सुंदर तो नहीं थी पर देखने में सौम्य थी। वह क्यूट ट्रेजर के पास आए और उत्सुकता से पूछा, क्यूट ट्रेजर, क्या वह सफ़ेद बालों और खून जैसी लाल आंखों वाला आदमी तुम्हारी ही प्रजाति का है? हाँ, एक बहुत ही भयानक अस्तित्व। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यूट ट्रेजर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये सुनकर झांगली ने अजीब तरह से पूछा, जब वह तुम्हारी प्रजाति का है तो वह अब भी एक इंसान के साथ क्यों है? क्यूट ट्रेजर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका दुश्मन नहीं बनूंगा। चूंकि वह हमारे प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता तो उसका दुश्मन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। झांगली ने सिर हिलाया। फिर चू बेक्सुआन से संपर्क करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और उन्हें लोगों को बाहर लाने के लिए कहा। पास की एक ऊंची इमारत से गु किजुए उन पर नज़र रखे हुए था। मालिक, क्या वह क्यूट ट्रेजर आपकी ही प्रजाति का है? चू मेंगक्सी ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में पूछा। सच कहूं तो वह बहुत उत्सुक थी। ये जीव जिसने पहले स्कूल के गेट पर खुलेआम अपराध किया था, वह इंसान था या कोई उत्परिवर्ती राक्षस? क्या मैं तुम्हें राक्षस जैसा दिखता हूँ? गु किजुए ने उसकी ओर बेरुखी से देखा और कहा, मैं इंसान हूँ तुम्हारी ही तरह, और मैं तुम्हारा सहपाठी क्लासमेट भी हूँ। यह चू मेंगक्सी उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके मन में संदेह और बढ़ गए, लेकिन उसने और पूछने की हिम्मत नहीं की। टिंग टोंग। उसी समय गु किजुए की जेब में रखे फ़ोन पर एक संदेश आया। उसने फ़ोन निकाला और देखा कि वह झाओ हु का था। मालिक, कुछ बुरा हो गया है। हमें रास्ते में एक अजीब उत्परिवर्ती राक्षस मिला है। दीदी व्हाइट फॉक्स उससे लड़ नहीं पा रही हैं और उन्हें उनके असली रूप में लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। अजीब उत्परिवर्ती जीव। ये देखकर गु किजुए की निगाहें थोड़ी जम गईं। क्या विचित्र रूपांतरित जीव, वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर, इतनी जल्दी प्रकट हो गए हैं? अगर कोई पूछे कि उत्परिवर्ती सर्वनाश में सबसे भयानक जीव कौन से थे, तो निस्संदेह वे विचित्र रूपांतरित जीव ही थे। वे मानवीय उत्परिवर्तन के बाद पैदा हुई प्रजातियां हैं। ये जीव रक्तपिपासु, क्रूर, अजीब और एकाकी होते हैं। वे अंधेरे के शिकारी हैं। इंसान और उत्परिवर्ती जीव दोनों ही उनके शिकार हैं। दूसरे शब्दों में, ये वे जीव हैं जिन्होंने उत्परिवर्तन के बाद एक और कायापलट की है, और हर एक के पास कैलेमिटी लेवल की ताकत होती है। वे इंसानों को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद उत्परिवर्ती जीवों को। ये संदेश देखकर गु किजुए ने अपने पास खड़ी चू मेंगक्सी से कहा, तुम और तुम्हारे पिता पहले मू किंगक्सू के शेल्टर में जाओ और वहां की स्थिति का जायजा लो। यह मेरा वीचैट है। मेंगक्सी द्वारा उसे जोड़ने के बाद गु किजुए अपनी पूरी रफ्तार से रात के अंधेरे में गायब हो गया।
ऐसा कौन सा राक्षस है जिसने उसे इतना चिंतित कर दिया? चुमेंगक्सी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कड़वाहट के साथ बोली, लगता है मुझे वापस जाकर पापा से माफ़ी मांगनी होगी। जे अजीब हंसी। न्यू गॉड ग्रुप से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सड़क पर कई 100 मीटर के घेरे में कोई भी उत्परिवर्ती जीव भटकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस सड़क पर हर दिशा से डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंज रही थी। झाओ हो, डैंग तियान, तांग हुआंग, व्हाइट फॉक्स, जी शांग और उनका समूह कुल 23 सुपर मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनमें से अब केवल 15 बचे थे। वे एक दूसरे की पीठ सटाकर खड़े थे, अपने हथियारों को मजबूती से पकड़े हुए थे और उनकी आंखें आतंक के साथ आसपास के अंधेरे को घूर रही थीं। ये किस तरह का राक्षस है? वह पकड़ में नहीं आ रहा और हर बार हमला करके हमारे एक भाई को उठा ले जाता है। भाड़ में जाए ये सर्वनाश। सुपर मार्शल आर्टिस्ट बनने और कवच पहनने के बाद भी हम इतने लाचार क्यों हैं? लानत है, मैं मरना नहीं चाहता। स्कूल के वे छात्र योद्धा कवच पहनने के बावजूद बुरी तरह डरे हुए थे। उनके हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वे टूटने ही वाले थे। अपनी इस दयनीय हालत को देखो, खुद को संभालो, क्या डर से कुछ हल होगा? इससे तुम बस जल्दी मरोगे। झाओ हू ने गुस्से में चिल्लाते हुए छात्रों को डांटा। इन्हें इतना दोष देने की जरूरत नहीं है। जिस सत्ता का हम सामना कर रहे हैं, बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन के स्तर के लोगों को छोड़कर कोई भी इसे देखकर निराश हो जाएगा। व्हाइट फॉक्स अपने असली लोमड़ी के रूप में आ चुकी थी। उसका भैंसे के आकार का शरीर खून से लथपथ था और वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जल्दी पहुंच जाएं। अंधेरे में छिपा वह राक्षस उसे बहुत ठंडा और डरावना महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उस राक्षस ने शायद उसे जानबूझकर छोड़ दिया है, वरना वह अब तक मर चुकी होती। जे सड़ाक, झपटे की आवाज। अचानक एक अजीब हंसी और काली छाया के साथ एक छात्र योद्धा को तुरंत उठा लिया गया और वह अंधेरे में गायब हो गया। नहीं, मुझे मत खाओ। फिर अंधेरे के उस हिस्से से दिल दहला देने वाली चीखें गूंजीं। वे चीखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने कोई अभूतपूर्व आतंक देख लिया हो, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूं। आखिरकार एक छात्र यह मानसिक प्रताड़ना सहन नहीं कर सका, वह चिल्लाते हुए समूह को छोड़कर भाग गया। लेकिन जैसे ही वह अंधेरे में भागा, उसकी चीखें गूंज उठीं। जे चीखों के साथ ही वह दुष्ट और डरावनी हंसी भी सुनाई दी। दरिंदा, वह चाहता है कि हम इस असीम डर के बीच उसके शिकार बने। झाओ हू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसे अपनी रीढ़ में कंपन महसूस हुआ। मुमकिन था कि अगला नंबर उसका हो। बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन अभी तक क्यों नहीं आए? जी शांग भी कांप रहा था। न्यू गॉड ग्रुप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मालिक की रफ्तार से वे जल्द ही यहाँ होंगे। तांग हुआंग ने कांपते दांतों के साथ कहा, मुझे बस डर है कि कहीं मालिक के आने के बाद भी वे इस अंधेरे वाले राक्षस का मुकाबला न कर पाएं। उसकी बात से माहौल और भी भारी हो गया। सड़ाक। एक पल बाद फिर एक काली छाया चमकी और एक और योद्धा गायब हो गया। वे उस साए को देख तक नहीं पा रहे थे। अगले 3-4 मिनटों में 4 और योद्धा उठा लिए गए। जब वे आए थे तब 23 लोग थे, अब केवल 12 बचे थे। हम क्या करें, हम क्या करें? कोई फूट फूट कर रोने लगा, कोई जमीन पर गिर पड़ा। डर इतना था कि कुछ लोग अपना कवच भी बनाए नहीं रख सके और उनके पजामे गीले हो गए। झाओ हू और बाकी लोग भी पूरी तरह से निराश थे। दहाड़। तभी दूर सड़क से एक प्रचंड ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। हवा के एक तेज झोंके के साथ गुकेजुए आखिरकार पहुंच गया। उसकी खून जैसी लाल पुतलियां अंधेरे के एक बिंदु पर टिकी थीं। उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस अंधेरे में लाल आंखों का एक जोड़ा चमक उठा। बॉस, झाओ हू और बाकी लोगों को उसे देखकर एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। उनके दिल का डर किसी लहर की तरह उतर गया। उनकी नज़र में, जब तक गुकेजुए यहाँ था, सब ठीक हो जाएगा। गुकेजुए के आने से आखिरकार झाओ हू और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। झाओ हू ने आगे बढ़कर धीमी आवाज में पूछा, मालिक, आखिर अंधेरे में वह कौन सा राक्षस है? वह बिना कोई निशान छोड़े आता जाता है। हमने अपने 1 दर्जन से ज्यादा भाइयों को खो दिया और यह भी नहीं देख पाए कि वह दिखता कैसा है। उसकी नज़र में गुकेजुए सर्वज्ञ था। भीड़ ने अपने दिलों के डर को थोड़ा शांत किया और सुनने के लिए कान खड़े कर लिए। विचित्र रूपांतरित जीव, वेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्रीचर्स। ये वे प्राणी हैं जो मानवीय विचलन के बाद फिर से उत्परिवर्तित हुए हैं। ये राक्षस भयानक, क्रूर, अजीब और एकाकी होते हैं। इनमें से हर एक अत्यंत शक्तिशाली होता है। यदि तुम्हारा सामना इनसे हो जाए तो समझो कि तुम मौत के मुहाने पर खड़े हो। गुकेजुए ने अंधेरे में उन लाल आंखों की ओर देखा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का विचित्र रूपांतरित जीव इतनी जल्दी प्रकट हो जाएगा। बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, क्या आपको विश्वास है कि आप इससे निपट सकते हैं? जी शांग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने वही सवाल पूछा जिसका जवाब हर कोई चाहता था। आखिरकार वे केवल उसी पर भरोसा कर सकते थे। यदि वह भी इससे नहीं निपट सका तो शायद वे सब यहाँ मारे जाएंगे।
जी शांग, मुझे अपना हथियार दो। गुकिजुए ने उसकी ओर देखा। पिछली कटाना बहुत कमज़ोर थी, उसे ऐसे विचित्र जीव से निपटने के लिए एक सटीक हथियार की ज़रूरत थी। ये लीजिए। बिना एक शब्द कहे जीशांग ने अपने हाथों में थामी दो असुर वॉर ब्लेड्स गुकिजुए को सौंप दीं। फिर उसने एक असुर भाला असुर स्पीयर मंगवाया। उसका असुर सुपर वेपन सेंट टियर का हथियार था, जिसमें 3 सेट शामिल थे, युद्ध ब्लेड, एक भाला और एक धनुष। जे अंधेरे में लाल आंखें झपकी और अजीब हंसी गूंज उठी। हालांकि इसी क्षण सूरज धीरे धीरे उगने लगा। सुबह की पहली किरण ने क्षितिज पर दस्तक दी और भोर हो गई। जब सुबह की रोशनी उस अंधेरे में चमकी तो सबने उसे देख लिया। वह एक अत्यंत हिंसक राक्षस था, जिसकी 3 आंखें थीं, मुंह नुकीले दांतों से भरा था, त्वचा धूसर ग्रे थी, बायां हाथ पंजे जैसा और दायां हाथ ब्लेड जैसा था। उसकी एक पूंछ थी, पीठ पर हड्डियों के कांटों की एक कतार थी और सीने पर 2 खुले हुए रक्तरंजित मुंह थे। कद में छोटा होने के बावजूद वह असाधारण रूप से क्रूर दिख रहा था। उसका बायां हाथ ब्लेड की तरह फुर्तीला था और दायां पंजा बाज के नाखून जैसा नुकीला। उसकी तीनों आंखें रक्तपिपासु, उन्माद और भयानक राक्षसी शक्ति से भरी थीं, मानो उसे किसी का डर न हो, जैसे वह हर चीज का पूर्ण अधिपति डोमिनेटर हो। ऐसे राक्षस को देखकर हर कोई कांप उठा, क्योंकि वह एक दिल चबा रहा था। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसकी नजरें रूह कंपा देने वाली थीं। व्हाइट फॉक्स, तुम सबको लेकर पहले इस दिशा में निकलो। गुकिजुए ने राक्षस पर नजर डाली, अपना फोन निकालकर एक म्यूटेटेड पेड़ की लोकेशन देखी और व्हाइट फॉक्स को समूह को वहां ले जाने के लिए कहा। म्यूटेटेड फल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कम समय में अपनी ताकत बढ़ा पाते हो या नहीं। झाओ हू ने उसकी ओर देखा और कहा, मालिक, अपना ख्याल रखिएगा। हम वहां आपका इंतजार करेंगे। इसके साथ ही व्हाइट फॉक्स के नेतृत्व में समूह वहां से भाग निकला। जे उस विचित्र जीव ने उन्हें नहीं रोका। उसकी नज़र गुकिजुए पर टिकी थी, मानो वह दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन को देख रहा हो। उसकी लंबी नुकीली जीभ ने अपने होठों को चाटा। सड़ाक, अगले ही पल वह जीव एक धूसर साए में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। उसकी गति तात्कालिक थी। उसके बाएं हाथ का पंजा के जुए के सीने को चीरने के लिए बढ़ा और दाएं हाथ का ब्लेड उसकी गर्दन की ओर मुड़ा। इतना तेज हमला, यदि कल रात मारा गया चूहा राजा या क्यूट ट्रेजर भी इससे टकराते तो वे मारे जाते या गंभीर रूप से घायल हो जाते। हालांकि गुकिजुए ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। ब्लैक ड्रैगन की शक्ति से लिपटी असुर वॉर ब्लेड्स ने क्लैंग क्लैंग की आवाज के साथ उस घातक वार को रोक दिया। भयानक बल ने उस जीव को कई मीटर दूर धकेल दिया। बूम! गुकिजुए ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और गरजते हुए हमला कर दिया। उसके हाथ की ब्लेड 1 सेकंड में 7-8 वार कर सकती थी। राक्षस दहाड़ा और अपने पंजों से हमले का जवाब दिया। धातु जैसे पंजों और असुर ब्लेड्स के टकराने से चिंगारियां उड़ने लगीं। उनकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वे लड़ते हुए सड़क से दूर निकल गए। उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा उनके हमलों से चकनाचूर हो रही थी। सैकड़ों राउंड की लड़ाई के बाद गुकिजुए ने 10,000 टन की ताकत के साथ एक लात मारी, जिससे वह राक्षस हवा में उड़ गया। वह एक पूरी इमारत को तोड़ते हुए जा गिरा। वह राक्षस दहाड़ते हुए खड़ा हुआ, उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने गुकिजुए को डर भरी नजरों से देखा और बिना सोचे समझे भागने लगा। रुको! गुकिजुए ने ठंडी हुंकार भरी और अपनी असली ताकत दिखाए। उसके शरीर पर ड्रैगन की खाल, स्केल्स, सींग और पूंछ निकल आए। वह एक मानवीय टायरेंट ड्रैगन, ह्यूमनॉइड टायरेंट ड्रैगन में बदल गया और उसका पीछा किया। यह एक दूसरे स्तर का सेकेंड एवोल्यूशन विचित्र जीव था। यदि वह इसे निगल लेता तो वह 4th टियर, चौथे स्तर पर पहुंच सकता था। वह इसे कैसे जाने देता? गुकिजुए की गति और ड्रैगन का खौफ असीमित था। जैसे ही वह राक्षस के करीब पहुंचा, उसके भीतर से काली ड्रैगन शक्ति फूटी। उसकी पीठ के जुड़वां ड्रैगन तेजी से निकले और उस राक्षस को जकड़ लिया। पुच! कटने की आवाज ड्रैगन की पकड़ में बेबस उस राक्षस ने देखा कि गुकिजुए ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। इस जीव का संहार करने के बाद गुकिजुए के जुड़वां ड्रैगन उस पर टूट पड़े। हर निवाले के साथ किजुए के शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ने लगी। वह 4th टियर की ओर विकसित हो रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपने शरीर में बिजली की लहरें महसूस हुईं। बूम! कड़क! जैसे ही आखिरी निवाला खत्म हुआ, गुकिजुए 4th टियर पर पहुंच गया। उसके शरीर में काली बिजली, ब्लैक थंडर, लगातार कड़क रही थी। उसी समय उसे एक और आश्चर्यजनक चीज पता चली। उसकी भरिकुटी ग्लाबेल्ला के भीतर एक रहस्यमयी स्थान खुल गया था। उस विशाल धूसर स्थान में ऊपर आसमान में बिजली का एक समुद्र तैर रहा था। उस समुद्र के केंद्र में एक ब्लैक थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड साकार हुई। यह गुकिजुए हैरान था। एक विचार मात्र से बिजली से लिपटी वह तलवार उसके सामने तैरने लगी। इस तलवार से विनाश की गंध आ रही थी। इसके सामने असुर वॉर ब्लेड्स फीकी पड़ गईं।
अब मेरे पास भी एक लाइफ बाउंड हथियार, लाइफ बाउंड वेपन है। गुकिजुए सामान्य स्थिति में लौटा, तलवार को वापस भीतर लिया और वहां से ओझल हो गया। थर्ड टियर और फोर्थ टियर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। गुकिजुए के भीतर की ड्रैगन शक्ति अब काली बिजली में बदल चुकी थी और उसका शरीर कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया था। भोर हुई और एक नया दिन आ गया। हालांकि बहुत से लोग इस दिन को दोबारा नहीं देख पाए। देश भर के जो शहर कभी समृद्ध और चहल पहल से भरे थे, वहां अब वैसी रौनक नहीं रही। इसके बजाय उत्परिवर्ती जीवों, म्यूटेटेड क्रीचर्स के झुंड विभिन्न रिहायशी इलाकों और सड़कों पर घूम रहे थे। कई जीवित बचे लोग हताश और भयभीत होकर अंधेरे कोनों में छिपे हुए बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। साम्राज्य की सेना और कई सुपर मार्शल आर्टिस्टों द्वारा रात भर किए गए बचाव प्रयासों के बाद क्लाउड सिटी को भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन वे 800,000 से अधिक जीवित लोगों को बचाने में सफल रहे। क्लाउड सिटी की मूल आबादी 1 करोड़ थी, जिनमें से 7/10वां हिस्सा उत्परिवर्तित हो गया था, जिससे केवल 30 लाख लोग बचे थे। अनुमान है कि उनमें से भी 20 लाख से अधिक लोग उत्परिवर्ती जीवों के हाथों मारे गए। साम्राज्य की सेना द्वारा एक रात में 800,000 लोगों को बचाना ये दर्शाता है कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। क्लाउड सिटी साम्राज्य सेना का शेल्टर पूर्वी उपनगरों में बनाया गया था। ये 50 लाख वर्ग मीटर में फैला एक शेल्टर था, जिसकी दीवारें 300 मीटर ऊंची थीं। इतने सारे बचे हुए लोगों को यहां समाहित करने का कारण इसके 9 भूमिगत स्तर क्लॉज थे। शेल्टर के भीतर केंद्रीय सम्मेलन भवन के आलीशान हॉल में क्लाउड सिटी के जीवित बचे उच्च पदस्थ अधिकारी सम्मेलन मेज पर बैठे थे और केंद्र में सैटेलाइट प्रोजेक्शन स्क्रीन को देख रहे थे। सबसे आगे सैन्य वर्दी में एक गरिमापूर्ण अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिसके कंधों पर 2 सितारे थे। सैटेलाइट के जरिए पूरे क्लाउड सिटी को स्कैन करने पर वे ये देखकर भयभीत हो गए कि वहां कुल मिलाकर 3 करोड़ से अधिक विभिन्न उत्परिवर्ती जीव मौजूद थे। वे शहर के हर जिले और कस्बे में फैले हुए थे। इंसानों का उत्परिवर्तन कम था, जबकि कीड़े, जानवर और पक्षी अधिक थे, खासकर चूहे और चींटियां। पहाड़ों के पास के कई कस्बे पूरी तरह से घोस्ट टाउन बन चुके थे, जहां सैटेलाइट को कोई भी जीवित इंसान नहीं मिला। ये स्थिति फिर भी बेहतर मानी जा सकती थी। गुकिजुए के पिछले जीवन में पूरे क्लाउड सिटी में ज्यादा से ज्यादा केवल 2 से 3 लाख लोग ही जीवित बचे थे। मुकिंगक्सू के पुनर्जन्म और उसकी रिपोर्ट के कारण साम्राज्य की सेना तैयार थी, जिससे दोगुनी जान बचाई जा सकी। गुकिजुए का इतनी उच्च मृत्यु दर के बीच 8 साल तक जीवित रहना काफी हद तक उसकी किस्मत का खेल था। जनरल, ये किस तरह का पेड़ है? ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3 मिनट से भी कम समय में ये 200 मीटर ऊंचा हो गया है। सैटेलाइट विभाग की मंत्री लिन मंजियाओ ने प्रोजेक्शन को 9 स्क्रीन में विभाजित किया और प्रत्येक स्क्रीन पर एक विशाल पेड़ दिखाई दे रहा था। इन पेड़ों के तने और पत्तियां गहरे नीले रंग की थीं। पेड़ फलों से लदे थे, जो लाल सेब के समान थे और धीरे धीरे गहरे नीले से लाल रंग में बदलकर हल्की चमक बिखेर रहे थे। इन रहस्यमयी विशाल पेड़ों के चारों ओर अनगिनत उत्परिवर्ती जीव लहर की तरह उमड़ रहे थे। संख्या इतनी अधिक थी कि किसी को भी उन्हें देखकर चक्कर आ जाए। आसमान में उड़ने वाले और जमीन पर रेंगने वाले सभी उन फलों की सुगंध से आकर्षित हो रहे थे। क्लाउड सिटी के केंद्र में भी एक ऐसा ही पेड़ सुबह की धूप के नीचे उगा था। सम्मेलन हॉल के भीतर साम्राज्य सेना के उच्च अधिकारी स्क्रीन पर यह दृश्य देखकर दंग रह गए। ये कैसा पेड़ है और ये कैसे फल हैं जो 10 किलोमीटर के दायरे से उत्परिवर्ती जीवों को आकर्षित कर रहे हैं? डिप्टी जनरल ये झानगुओ ने खौफ के साथ पूछा। मुकिंगक्सू को पता होना चाहिए, मैं उससे संपर्क करके पूछता हूँ। जनरल लिन ने सैटेलाइट के जरिए मुकिंगक्सू से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ और मुकिंगक्सू की आवाज़ आई। जनरल लिन, आपने क्लाउड सिटी में उगने वाले उन 9 पेड़ों के बारे में पूछने के लिए संपर्क किया है ना? ये म्यूटेटेड पेड़, म्यूटेटेड ट्रीज हैं। इन पर लगने वाले फल, चाहे सुपर मार्शल आर्टिस्ट खाएं या उत्परिवर्ती जीव, ये पहले वाले के स्टार लेवल को बढ़ाते हैं और बाद वाले को तेजी से विकसित होने में मदद करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मैं अब सभी सुपर मार्शल आर्टिस्टों को लेकर शहर के केंद्र वाले म्यूटेटेड पेड़ की ओर जा रही हूँ। जनरल लिन, क्या आप उस पेड़ के पास के इलाके पर बमबारी कर सकते हैं? मुकिंगक्सू अपने पिछले जीवन के अनुभव से जानती थी कि शहर के केंद्र की स्थिति क्या होगी। लिन झेंगक्सियाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैंने देखा कि 10 किलोमीटर का इलाका राक्षसों से भरा है, मेरे मन में भी यही विचार आया था। बस अच्छी खबर का इंतजार करें। कॉल खत्म करने के बाद जनरल लिन ने तुरंत शहर के केंद्र वाले इलाके पर 10,000 रॉकेट दागने का आदेश दिया। उसी समय शहर के केंद्र वाले पेड़ से 2 किलोमीटर दूर एक इमारत की छत पर गुकिजुए, व्हाइट फॉक्स, झाओहू, जीशांग और 10 अन्य सुपर मार्शल आर्टिस्ट दूर से देख रहे थे। केवल वे ही इतना करीब आने की हिम्मत कर सके थे, क्योंकि गुकिजुए और व्हाइट फॉक्स उनके साथ थे। डेंग तियान ने हैरानी से कहा, कितना ऊंचा पेड़ है, इसकी शाखाएं 1 लीग के दायरे को कवर करती हैं।
राक्षसों का सागर है यहाँ, हम फल कैसे तोड़ेंगे, और अगर हम बोरियां भी इस्तेमाल करें तो भी ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तांग हुआंग की इच्छा थी कि वह सब अकेले ही ले ले। गु किजुए ने शांति से कहा, जितना हो सके उतना लो। म्यूटेटेड फलों के लालच में इन जीवों को पीछे हटाना नामुमकिन है। ये फल उनके लिए किसी नशे की तरह है जिसके लिए वे पागल हो रहे हैं। सरसराहट। जैसे ही गु किजुए ने अपनी बात पूरी की, कई सारे इमारतों के ऊपर से छलांग लगाते हुए म्यूटेटेड पेड़ के नीचे जा गिरे। दहाड़ते हुए राक्षस उन 4 आकृतियों को देखकर पीछे हट गए। उनकी एक नज़र ही आसपास के राक्षसों को डराने के लिए काफ़ी थी। वे वही विचित्र रूपांतरित जीव, वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रीचर्स हैं जो हमें पहले मिले थे। यहाँ तो 4 हैं। व्हाइट फॉक्स ने ये देखकर गहरी सांस ली। म्यूटेटेड पेड़ के नीचे जो 4 आकृतियां दिखाई दी वे वाकई विचित्र रूपांतरित जीव थे। उनकी खाल के रंग और पंजों के अलावा वे लगभग उसी जैसे थे जिससे उनका पहले सामना हुआ था। इनमें से 2 काली खाल और 4 पंजों वाले थे और एक सुनहरी खाल और 6 पंजों वाला था। शुरुआती दौर में इंसान चाहे कितना भी बड़ा सुपर मार्शल आर्टिस्ट क्यों न हो, इन जीवों के सामने टिक नहीं पाता था। तुम सब यहीं रुको, व्हाइट फॉक्स मेरे साथ आओ। गु किजुए निडर था, यहाँ तक कि वह थोड़ा उत्साहित भी लग रहा था। विचित्र रूपांतरित जीव को निगलना किसी भी अन्य जीव से अधिक फायदेमंद था। उसने व्हाइट फॉक्स को इशारा किया और वे इमारतों के बीच छलांग लगाने लगे। सुबह के 6:30 बज रहे थे। गु किजुए व्हाइट फॉक्स को साथ लेकर इमारतों के बीच छलांग लगाते हुए उस विशाल म्यूटेटेड पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही चारों विचित्र रूपांतरित जीवों, वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रीचर्स की गहरी और कुटिल नजरें उन पर टिक गईं। वे बेचैन हो उठे, अपनी लंबी नुकीली जीभों से अपने हाथों में थामे ब्लेडों को चाटने लगे और उनकी आंखों में खून का प्यासापन साफ झलकने लगा। बूम! तभी एक काले रंग का विचित्र जीव खुद को रोक नहीं पाया और एक अजीब सी चीख के साथ गु किजुए पर झपटा। मौत को दावत दे रहे हो? गु किजुए ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। जैसे ही उसकी हथेली में थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड प्रकट हुई, उसके पूरे शरीर पर विनाशकारी और भयानक काली बिजली कौंधने लगी। ड्रैगन स्वॉर्ड का एक जोरदार प्रहार होते ही बिजली की कई मीटर लंबी और अत्यंत शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने आसमान को चीर दिया। बिजली की यह तलवार इतनी प्रचंड थी कि इसने हवा को काटकर उसमें लहरें पैदा कर दीं। एक जोरदार कड़क के साथ ये काली बिजली उस विचित्र जीव पर जा गिरी। जे हैरानी भरी हंसी। उस काले विचित्र जीव को अपनी जान पर भारी खतरे का आभास हुआ। दहाड़ते हुए उसके शरीर से काली ऊर्जा चीख निकली और उसने बचाव के लिए अपने पंजे और ब्लेड आगे कर दिए। धड़ाम! पुछ! हालांकि बिजली की वह तलवार अजेय थी। जैसे ही उसने उस विचित्र जीव को छुआ, उसे अंदर बाहर से जलाकर राख कर दिया और उसके शरीर के आर पार निकल गई, जिससे वह तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। काला खून हर तरफ फैल गया। एक ही वार में खात्मा। उस विचित्र जीव को मारने के बाद भी गु किजुए के चारों ओर चमक रही काली बिजली थमी नहीं, बल्कि और भी हिंसक हो गई। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर 9 विनाशकारी और अद्भुत लाइटनिंग स्टार्स बन गए। वे उसके चारों ओर तैरते हुए उसकी रक्षा कर रहे थे, जिससे वह दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थंडर एम्परर जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि गु किजुए को भी नहीं पता था कि वह बिजली को नियंत्रित क्यों कर पा रहा है। पिछले जीवन में उसने समाचारों में ब्लैक ड्रैगन के प्रकोप के फुटेज देखे थे। ऐसा लगा था कि वह इस तरह की बिजली नहीं, बल्कि एक भयानक काली आग ब्लैक फ्लेम को नियंत्रित करता था। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने इसे निगल लिया था और अपने भीतर समा लिया था? बाकी बचे 3 विचित्र जीवों ने गु किजुए की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर साफ था और वे अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गए। गु किजुए ने फिलहाल उन्हें नज़रअंदाज किया और अपनी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स को उस मारे गए काले विचित्र जीव का मांस खाने का इशारा किया। जब 2/3 मांस खा लिया गया, तब गु किजुए ने व्हाइट फॉक्स से कहा, जो पीछे से उसे श्रद्धा भरी नज़रों से देख रही थी, बाकी तुम खा लो। धन्यवाद बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन। ये सुनकर व्हाइट फॉक्स पहले तो दंग रह गई, फिर खुशी से झूम उठी। उसने अपने मुख्य शरीर का क्लोन प्रकट किया और उस मांस को खाने लगी। अवू! राक्षसों की आवाज़। चारों दिशाओं से इकट्ठा हुए उत्परिवर्ती जीव गु किजुए को डर और श्रद्धा से देख रहे थे, लेकिन कोई भी डर के मारे पीछे नहीं हटा। उन फलों का आकर्षण उनके लिए किसी अफीमची के सामने रखे नशे जैसा था। एक बार फल पक गए तो वे ये भूल जाएंगे कि सामने कौन है या किसकी ताकत कितनी है। उनकी तर्कशक्ति पर फल का लालच हावी हो चुका था। वही है। क्लाउड सिटी शेल्टर के सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल में जनरल लिन जेंगक्सियाओ ने स्क्रीन पर गु किजुए को देखा। सफ़ेद बाल, लाल आंखें, पीठ पर 2 ड्रैगन और चारों ओर 9 लाइटनिंग स्टार्स। जनरल की आंखों में नफरत भर गई। उन्होंने तुरंत बमबारी विभाग से संपर्क किया और कहा, लीलियू, मुझे 30,000 रॉकेट चाहिए। सीधे शहर के केंद्र पर हमला करो, उस पेड़ के साथ साथ उस दरिंदे को भी खत्म कर दो। जी हुजूर, 3 मिनट के भीतर हमला शुरू हो जाएगा। तभी सूचना विभाग के प्रमुख ने अंदर आकर सूचना दी,
जनरल, राजधानी के दियुम ग्रुप से खबर आई है। वे पूछ रहे हैं कि क्या हमें मदद की ज़रूरत है। वे कैसी मदद भेज सकते हैं? लिन झेंगक्सियाओ हिचकिचाए। प्राचीन मार्शल कलाकार, एंशंट मार्शल आर्टिस्ट्स। सूचना प्रमुख ने धीरे से ये 3 शब्द कहे। क्या वाकई प्राचीन मार्शल कलाकार अस्तित्व में हैं? लिन झेंगक्सियाओ हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। सूचना प्रमुख ने सिर हिलाया। हाँ, दियुवान ग्रुप 3 अनेक लेवल योद्धाओं को यहाँ क्लाउड सिटी का सुपर मार्शल आर्टिस्ट अलायंस बनाने के लिए भेजेगा। हमारा शेल्टर भी अब उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में होगा। ठीक है, हमें मदद चाहिए। तुरंत जवाब भेजें। गड़गड़ाहट। तभी सैन्य अड्डे के रॉकेट लॉन्चिंग साइट से रॉकेटों की लहरें आसमान में उड़ने लगीं। हर लहर में 300 रॉकेट थे। यह एक अद्भुत लेकिन खौफनाक नज़ारा था। उनका निशाना शहर का केंद्र था। शहर के केंद्र से 5-6 किलोमीटर दूर एक इमारत की छत पर 100 से अधिक सुपर मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा थे। उनकी लीडर अजूर लुआन आर्मर पहनी मू किंगक्सू थी। उसके साथ क्यू ट्रेजर, ताती आर्मर में चू बेक्सुआन, वर्मिलियन बड आर्मर में जू होंग्यू और आइस एंड स्नो आर्मर में चू मेंगक्सी खड़े थे। चू बेक्सुआन अपनी बेटी को घूर रहा था क्योंकि उसे शक था कि उसकी बेटी उस राक्षस ड्रैगन की जासूस है। इसलिए वह उस पर नज़र रख रहा था कि कहीं वह फ़ोन निकालकर यह सूचना न दे दे कि सेना बमबारी करने वाली है। चू मेंगक्सी ने अपने पिता के संदेह को महसूस किया और मन ही मन मुस्कुराए। लगता है मेरे पिता को भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा। पर मैं ये सब परिवार के लिए कर रही हूँ। उस आदमी का आतंक आपकी कल्पना से परे है। वह गू किजुए को खबर देना चाहती थी पर उसे मौका नहीं मिला। तभी मू किंगक्सू के पास जनरल लिन का फ़ोन आया। जनरल ने कहा, रॉकेट 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप लोग हमले के दायरे में तो नहीं हैं? मू किंगक्सू ने कहा, हम 5 किलोमीटर दूर हैं, कोई खतरा नहीं है। जनरल बोले, बहुत अच्छे, पर मैंने अपना इरादा बदल लिया है। वह दानव ड्रैगन पेड़ के नीचे है, इसलिए हम पेड़ के साथ उसे भी उड़ा देंगे। मू किंगक्सू थोड़ा परेशान हुई। क्या? हम यहाँ उन फलों को लेने आए थे और आप पेड़ को ही उड़ा देंगे? भिनभिनाहट की आवाज़। जैसे ही उसने ये कहा, क्षितिज से गूंज सुनाई दी। ऊपर देखने पर रोंगटे खड़े हो गए। विनाशकारी रॉकेटों की लहरों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बॉस मू, आज का पेड़ चला गया तो क्या हुआ, कल और पेड़ उगेंगे। पर उस ड्रैगन को मारना ज़्यादा ज़रूरी है, जनरल की आवाज़ आई। मू किंगक्सू ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। दानव ड्रैगन, आप बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन को मारना चाहते हैं? क्यूट ट्रेजर ने उनकी बातचीत सुनकर माथा सिकोड़ते हुए कहा। चू बेक्सुआन ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ, कोई समस्या है? मैं उसकी दुश्मन नहीं बनूंगी। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मुझे इसमें शामिल मत कीजिए, क्यूट ट्रेजर ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। म्यूटेटेड पेड़ के नीचे मौजूद गो किजुए को भी इस पल एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने देखा कि विनाशकारी रॉकेट लॉन्चरों की लहरें उस पूरे इलाके को घेर रही थीं। यह क्या है? व्हाइट फॉक्स, जो इंसानी तकनीक से अनजान थी, आसमान में उड़ती हुई उन वस्तुओं को देख थोड़ी झिझक के साथ बोली। लानत है, क्या साम्राज्य की सेना इस जगह पर बमबारी करने वाली है? 2 किलोमीटर दूर खड़े झाओहू, जीशांग और अन्य लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वे तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका सुपर मार्शल कवच इतने बड़े रॉकेट हमले को झेल पाएगा या नहीं। वहां मौजूद अनगिनत उत्परिवर्ती जीव भी आवाज़ सुनकर भ्रमित होकर ऊपर देखने लगे। उनकी आंखों में केवल जिज्ञासा थी, उन्हें नहीं पता था कि वे चीज़ें क्या थीं। बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, इन उड़ती हुई चीज़ों से मुझे बहुत खतरे का एहसास हो रहा है। एक उच्च स्तरीय ईविल सीड होने के नाते व्हाइट फॉक्स के मन में डर बैठ गया। जैसे ही गू किजुए उसे वहां से जाने के लिए कहने वाला था, तभी एक अद्भुत घटना घटी। जब रॉकेट म्यूटेटेड पेड़ के 3 किलोमीटर के दायरे में पहुंचे तो वे अचानक बीच हवा में रुक गए और आसमान से नीचे गिरने लगे। फटने की बात तो दूर, उनमें से एक चिंगारी तक नहीं निकली। यह क्या हो रहा है? सैन्य विभाग के सभा हॉल में जनरल लिन झेंगक्सियाओ गिरते हुए रॉकेटों को देख दंग रह गए। अन्य सैन्य अधिकारी भी हक्के बक्के थे। यह शायद उस म्यूटेटेड पेड़ के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, जिससे रॉकेटों ने काम करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद सैन्य मामलों के मंत्री ने यह हिचकिचाता हुआ अंदाजा लगाया। सबने सहमति में सिर हिलाया। अब हम क्या करें? सभी अधिकारियों ने जनरल लिन की ओर देखा। ये दरिंदा वाकई किस्मत वाला है। जनरल लिन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ऐसा लगता है कि इसे मारने के लिए हमें अब प्राचीन मार्शल कलाकारों, एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स की मदद लेनी ही होगी। अवो दहाड़! तभी धरती हिला देने वाली दहाड़ें गूंजीं। म्यूटेटेड पेड़ पर लगे हजारों फल इस पल पूरी तरह पक चुके थे और एक बहुत ही अजीब, मनमोहक खुशबू छोड़ रहे थे। उस खुशबू के प्रभाव में वहां जमा अनगिनत राक्षस पागल हो गए और एक बाढ़ की तरह पेड़ की ओर झपटे, जिसकी शाखाएं ही 500 मीटर के दायरे में फैली थीं।
जे वहां मौजूद 3 विचित्र रूपांतरित जीव वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रीचर्स उत्साह से चमकती आंखों के साथ तेजी से पेड़ पर चढ़ गए। आसमान में मंडरा रहे उड़ने वाले राक्षस भी नीचे टूट पड़े। पूरी दुनिया अराजकता में डूब गई। व्हाइट फॉक्स ने अपना असली रूप धरा और पूरी रफ्तार से पेड़ पर चढ़ गई। गुकिजुए भी अपने सबसे शक्तिशाली ड्रैगनमैन रूप में आ गया, जिसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी। वह एक काली रोशनी की तरह तेजी से उन 3 विचित्र जीवों को पीछे छोड़ते हुए पेड़ के ऊपर पहुंच गया। कुछ ही पलों में वह विशाल पेड़ हर तरह के राक्षसों से भर गया। इस दौरान वे आपस में भी लड़ रहे थे और बड़ी संख्या में राक्षस ऊपर से नीचे गिर रहे थे। आसमान में उड़ने वाले जीवों को फायदा था, कुछ 2-3 फल तोड़कर उड़ गए, जबकि कुछ लालच में एक के बाद एक निगलते गए और शरीर फटने से मर गए। गुकिजुए ने एक जोरदार दहाड़ मारी और उसकी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स ने भी जवाब दिया। कई राक्षस डर के मारे नीचे गिर पड़े। उसने अपनी भरिकुटी ग्लाबेल्ला के भीतर चेतना के समुद्र सी ऑफ कॉन्शियसनेस वाले स्थान को सक्रिय किया। तुरंत ही पास के 10 से अधिक म्यूटेटेड फल उसके माथे के भीतर गायब हो गए। साथ ही उसके जुड़वां ड्रैगन्स ने भी एक एक फल निगल लिया। मात्र कुछ ही सेकंड में पेड़ के 1/3 फल खत्म हो गए। गुकिजुए ने अपने आसपास काली बिजली बरसाते हुए राक्षसों का संहार करना शुरू किया और जहां भी फल दिखते उन्हें अपने गुप्त स्थान में जमा कर लिया। हे भगवान, दूर से झाओ हो और अन्य लोग उस नज़ारे को देख कांप रहे थे। अगर वे वहां होते तो कुछ ही सेकंड में फाड़ दिए जाते। सरसराहट। क्यूट ट्रेजर भी वहां पहुंचा। उसने 2 फल खाए, 2 और तोड़े और बिना ज्यादा लालच दिखाए वहां से निकल गया, क्योंकि उसे लगा कि एक गोल्डन विचित्र जीव ने उसे निशाना बनाया है। मुकिंगक्सू की टीम भी 2-3 मील के दायरे में पहुंच चुकी थी। गुकिजुए की ताकत देखकर जू होंग्यू के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ आया कि क्यूट ट्रेजर उससे भिड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा था। दफा हो जाओ। विशाल पेड़ पर गुकिजुए ने दहाड़ते हुए उस गोल्डन विचित्र जीव को पीछे धकेला और 7 फल तोड़ लिए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह गोल्डन जीव गुस्से और अपमान से तिलमिला उठा। उसने अपने ब्लेड और पंजे लहराते हुए हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि क्यूट ट्रेजर जैसा योद्धा भी मारा जाता। गुकिजुए की आंखें ठंडी हो गईं। उसके पास मौजूद 2 लाइटनिंग स्टॉर्स बिजली के भालों में बदल गए और उस पर वार किया। बूम! धमाका! भयानक बिजली ने उस गोल्डन जीव को झकझोर कर रख दिया। उसके कंधे छलनी हो गए और डर के मारे वह वहां से दुम दबाकर भाग निकला। गुकिजुए ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि फल इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी था। 2 मिनट के भीतर ही हजारों फल साफ हो गए। गूंज जैसे ही आखिरी फल तोड़ा गया, वह पूरा विशाल पेड़ तेजी से जमीन के अंदर वापस धंसने लगा। कंपन इतना तेज था कि पेड़ पर मौजूद राक्षस नीचे गिरने लगे। व्हाइट फॉक्स, चलो! गुकिजुए ने पुकारा और पूरी रफ्तार से नीचे उतरा। उसके खौफनाक प्रभामंडल और के डर से किसी राक्षस ने रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। व्हाइट फॉक्स ने भी 3 फल निगल लिए थे और उसे अब उन्हें पचाने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। वह इंसान है या वह ब्लैक ड्रैगन? मुकिंगक्सू ने गुकिजुए को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी। फिर उसने चू मेंगक्सी से पूछा, मेंगक्सी, मैंने सुना है तुमने उससे बात की है। क्या तुम उसकी पहचान जानती हो? चू मेंगक्सी ने कुछ पल सोचा और कहा, उसने कहा है कि वह इंसान है और आंटी मू, उसे आपके शेल्टर में दिलचस्पी है। अगर आप खुद उसे यह शेल्टर सौंप दें तो आपको उसकी दुश्मन बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुने थे। पहले उसने गुकिजुए की पहचान बताई, फिर शेल्टर में उसकी दिलचस्पी का जिक्र किया। शायद इस तरह इस मामले को शांति से सुलझाया जा सकता था। चू मेंगक्सी की बातें सुनकर मुकिंगक्सू खामोश हो गई। वहीं जू होंग्यू ने इस पर कहा, बहन मेंगक्सी, क्या तुम जानती हो कि उसने कल रात हमारे कई सुपर मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला है? वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उन योद्धाओं ने उसे राक्षस समझकर पहले हमला किया था। चू मेंगक्सी ने बेरुखी से कहा, किसी पर हमला करने के बाद खुद मारे जाने पर अब कहने को क्या बचता है? इन बातों ने जू होंग्यू को निरुत्तर कर दिया। मैं मानवता की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन का दुश्मन नहीं बनूंगा। इसी समय क्यूट ट्रेजर ने अपना रुख साफ करते हुए एक म्यूटेटेड फल खाया, जिसे देख बाकी सभी के मन में लालच आ गया। क्या होगा अगर वह मानवता का दुश्मन बन जाए? मुकिंगक्सू ने क्यूट ट्रेजर से पूछा। वह भी इंसान है, वह मानवता का दुश्मन कैसे हो सकता है? क्यूट ट्रेजर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं केवल मानवता की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं इंसानों के बीच सत्ता में बैठे लोगों की कठपुतली पपट कभी नहीं बनूंगा। उसने अपनी बात सीधे शब्दों में कही और आगे जोड़ा, अगर बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन ने आम लोगों को मारना शुरू किया तो मैं उन्हें रोकूंगा, भले ही मैं उन्हें हरा न सकूं। ये सुनकर मुकिंगक्सू कुछ बोलना चाहती थी, पर उसे शब्द नहीं मिले। उसने जनरल लिन के पोते को मारा है, जनरल लिन उसे नहीं छोड़ेंगे, जू होंग्यू ने कहा। यह उनका मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्यूट ट्रेजर ने फल का आखिरी टुकड़ा निगला और उपहास करते हुए बोला, मेरे लिए तुम्हारी इंसानी साजिशों में शामिल होना असंभव है।
अगर तुम इंसानों ने मुझे निराश किया तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन के साथ जा मिलूंगा। मूकिंगक्सू थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, लगता है उससे बात करना जरूरी है। फिर उसने चू मेंगक्सी की तरफ देखा, तुम्हारे पास उसका संपर्क नंबर होगा, है ना? हाँ, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, चू मेंगक्सी ने सिर हिलाया। मूकिंगक्सू ने कहा, ठीक है, पहले शेल्टर वापस चलते हैं। तुम सभी जल्दी से धूप सोख कर अभ्यास कल्टिवेट करो। गु किजुए और बाकी लोग वापस भूमिगत बॉक्सिंग एरेना पहुंचे, सारा सामान समेटा और फिर किंगयुन हाई स्कूल की ओर चल दिए। यहाँ का माहौल अराजक था और लंबे समय तक रहने लायक नहीं था। गोकिजुए ने इस स्कूल को एक अस्थायी ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अस्थायी क्यों? क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य मू किंगक्सू का शेल्टर ही था। किंगयुन हाई स्कूल के भीतर 34 जीवित बचे लोग और 20 से अधिक सुपर मार्शल आर्टिस्ट थे। हालांकि इस यात्रा में 8 लोग मारे गए थे, इसलिए अब जी शांग सहित केवल 12 ही बचे थे। जिस स्कूल में हजारों छात्र थे, वहां अब मुट्ठी भर लोग ही रह गए थे। काफिला स्कूल पहुंचा और गोकिजुए प्रिंसिपल के निवास में रहने चला गया। यह एक अलग 3 मंजिला इमारत थी। स्कूल का अपना कुआं था, इसलिए पानी की किल्लत नहीं थी। यहाँ पहुंचते ही गोकिजुए ने सबसे पहले ठंडे पानी से स्नान किया। बाथरूम में ठंडे पानी में भीगते हुए गोकिजुए के सुगठित शरीर की मांसपेशियां और सीने पर बना ब्लैक ड्रैगन का टैटू जीवंत लग रहा था। वह इस बार मिले म्यूटेटेड फलों की गिनती कर रहा था। कुल 139 फल इकट्ठा हुए थे, जो उसके माथे के भीतर चेतना के समुद्र में तैर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह चीजें स्टोर करने के काम भी आ सकती है। उसने आजमाने के लिए ऐसा किया था और सफल होने पर वह खुद भी हैरान था। नहाने के बाद उसने काले रंग के आरामदायक कपड़े पहने, जिन्हें झाओहो और बाकी लोगों ने एक मॉल से लूटा था। प्रिंसिपल महिला थी, इसलिए कमरे की हर चीज महिलाओं के इस्तेमाल की थी। सफेद बाल सुखाने के बाद उसने फोन देखा। सुबह के 11:15 बज रहे थे। वीचैट पर चू मेंगक्सी के कई मैसेज थे और मू किंगक्सू की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार की, पर बात करने के बजाय दूसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। वहां झाओहो, जी शांग, वू जियाओ सहित कुल 8 लोग मौजूद थे। वू जियाओ ने गोकिजुए को बताया कि अब कुल 59 जीवित लोग और 23 सुपर मार्शल आर्टिस्ट बचे हैं। रसद इतनी थी कि 3 महीने तक सबका पेट भर सके। गोकिजुए ने मेज पर अपनी सिगरेट जलाए और पूछा, क्या तुम सब वाकई पूरी ईमानदारी से मेरे साथ हो? बिल्कुल मालिक, सब ने एक स्वर में कहा। सुबह उसकी ताकत देखने के बाद अब किसी के मन में कोई शक नहीं था। गोकिजुए ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो अब तुम फल खा सकते हो। एक सोच के साथ 31 फल उसके माथे से निकलकर मेज पर आ गिरे। उसने कहा, तुम 8 लोगों को 2-2 फल मिलेंगे और बाकी 15 योद्धाओं को 1-1। आज पूरा दिन धूप में अभ्यास करो। धन्यवाद मालिक। 2 फल मिलने की खुशी में सबने झुककर उसका आभार माना। कुछ लोगों की ड्यूटी पहरेदारी पर लगा दो। गोकिजुए उठते हुए बोला, मैं रात भर से जाग रहा हूं और काफी थक गया हूं। मैं सोने जा रहा हूं। कल शाम से सुबह तक लगातार शिकार करने के बाद गोकिजुए जैसा ताकतवर इंसान भी थोड़ा थक चुका था। झाओहू ने भरोसा दिलाया कि वे एक भी राक्षस को अंदर नहीं घुसने देंगे। वे सब गोकिजुए जैसे मालिक को पाकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।